सरकारी नौकरी मिडिल क्लास फैमिली के लिए भगवान के आशीर्वाद से थोड़ी सी ही कम है। बस आई डिसाइडेड कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करूँगा। अपनी चीज़ों को बड़ा यूनिफॉर्म कर लिया, जैसे कि मैं अपने खाने में शाम को खिचड़ी ही खाता था इनवेरिएबली। मैंने अपने बालों को काट दिया, मैं गंजा ही रहने लगा। जो मेरा मेंटल स्पेस है वो उसी चीज़ पे बस फोकस कर रहा था कि मैं क्या पढ़ के आया हूँ और मेरे को अभी क्या पढ़ना है। मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन मैं फेल हो गया। तो ये अकेला फेलियर जो है तीर की तरह चुभा। फिर कहीं 10-12 घंटे की जुस्तजू के बाद मैंने एक प्लान बनाया। हमारी जो ज़िंदगी होती है वो एक कहानी की तरह होती है, उसे हम डेली बेसिस पे लिख रहे होते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उस कहानी के पात्रों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, आप उस कहानी से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किताबों से कहीं ज़्यादा ज्ञान आपके तजुर्बों में होता है, आपके लाइफ के इंस्टेंसेस में होता है, आपसे कही गई बातों से होता है। ऐसा मैंने सीखा है। और अगर आप उन्हें सीखते हैं तो आप ज़िंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो एक सरकारी अफसर का है, चाहे वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर का है, चाहे एक बहुत अच्छे लॉयर का है, चाहे एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन का है, या एक स्टार्टअप हेड का है, या एमएनसी में बड़े एग्जीक्यूटिव का है, आप सब हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी ज़िंदगी को समझें और उसमें जो किरदार निभाया जाना उसको बखूबी निभाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वात्सल्य कुमार है। सिविल सर्विसेज 2014 की परीक्षा को उत्तीर्ण करने उपरांत मुझे आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज मिली। उसी में मैं कार्यरत हूँ अभी, और डीआरडीओ में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा जन्म हाथरस के एक छोटे से गांव चमनपुरा में हुआ, और मेरे फादर साहब पुलिस में थे, तो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब के कारण हम लोगों को गाज़ियाबाद शिफ्ट होना पड़ा। मेरा ज़्यादातर बचपन गाज़ियाबाद में ही बीता है। जैसा कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली की वैल्यूज़ में होता है कि अपने बच्चे को खूब अच्छे से पढ़ाते हैं और इसको थोड़ी अच्छी सी नौकरी लग जाए तो ये सेटल हो जाएगा, और इसकी बस शादी करा दें तो बस ये सेटल हो जाएगा। ये सेटल का जो शब्द है वो पढ़ाई से ही शुरू होता है। तो हमारे घर वाले भी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सभी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाते हैं। और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कि उस समय का बहुत अच्छा स्कूल था, उसके अपने एडवांटेजेस थे तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। डिसएडवांटेजेस ये थे कि वहाँ पर इंग्लिश ना बोलने पे या हिंदी बोलने पे या कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलने पे 50 पैसे का फाइन लगता था। तो ना, और हमारा ग्रामीण परिवेश था, हम ग्रामीण परिवेश से आते थे, तो थोड़ा मुश्किल था इंग्लिश बोलना। तो इसीलिए घर में, क्योंकि ब्रजभाषा ही इस्तेमाल हो रही है, हिंदी इस्तेमाल हो रही है, इंग्लिश का बहुत कम प्रयोग है, इंग्लिश बोलने में असमर्थ हैं, तो लगा कि चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और कम बोलेंगे तो फाइन कम लगेगा। सिंपल फंडा। तो कम बोलने लगे, तो शायद इसी वजह से मेरे दोस्त भी बहुत कम बने शुरुआत में। तो मेरे को ऐसा लगता है स्कूल लेवल पे या कहीं बचपन में मेनली 2 ही कारणों से बनते हैं। या तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, तो आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, सभी लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं, इस उम्र की जो दोस्ती होती है पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं जो अच्छा बच्चा है ना उसके साथ रहा करो, ये खराब बच्चा है, इसके मार्क्स कम आते हैं, इसके साथ मत रहा करो। तो हम वो वाले थे जो एवरेज थे। और दूसरा कारण था कि शायद स्पोर्ट्स में आप अच्छे हों तो आपके प्रति लोग आकर्षित होंगे। तो स्पोर्ट्स में मैंने चेस को चुना हुआ था, जो कि एक अपने में नीश था। तो चेस में 4-5 लोग वो खेलते थे, तो उनमें मैंने सोचा कि मैं भी जा कर के खेलूँगा। खेलने के लिए गया तो उन्होंने मेरे को नहीं खिलाया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मेरे दोस्त नहीं थे। उनमें से एक थोड़े बड़े घर का लड़का था, तो उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा तो मेरा गेम बिगड़ जाएगा। तो मुझे लगा चलो मैं अपना ही गेम सुधारता हूँ। तो मुझे जहाँ जहाँ मौका मिला मैंने चेस खेला, किसी के साथ मिला तो किसी के साथ, नहीं तो अकेले खेला, और उस पर खूब प्रैक्टिस करी। तो मौका आया तो एक एनुअल चेस कंपटीशन होता था स्कूल में, उसमें सारे ही क्लासेस के बच्चे बैठते थे। 4th से उसकी स्टार्टिंग होती थी, मैं 4th कक्षा का बालक था। तो मैं सेमीफाइनल्स तक गया, और सेमीफाइनल्स में मैंने उसी लड़के को हराया जिसने मेरे से वो गेम खराब होने की बात कही थी। और 4th क्लास का मैं वो पहला बच्चा था जो सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई किया था। यहाँ से मैंने अपनी एक पहली चीज़ सीखी कि अगर आपके सामने कोई चैलेंज आए तो आप उससे डरें ना, आप उसके बारे में गलत ना सोचें, आप उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, क्योंकि बिकॉज एवरी चैलेंज इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू राइज। अगर आप उसे पॉजिटिवली ले लेंगे तो आप कमाल कर देंगे। ऐसा ही एक और वाकया, वैसे तो कई सारे वाक्य और भी हुए जहाँ पर मेरे को छोटी छोटी बातें चुभी, जो कि चैलेंज कह सकते हैं, जो कि नेगेटिविटी कह सकते हैं, या आपकी बुराई कह सकते हैं। वो चुभने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ज़रूरी था।
वो कई बार हुआ। ऐसा ही एक वाकया जो मेरे को अभी याद आ रहा है, उसमें मैं एक हॉबी क्लब हुआ करता था 8th क्लास में, मैंने उसे ज्वाइन करा। लेकिन जिन्होंने 6-7 से ज्वाइन करा हुआ था वो उसमें लीड कर रहे थे, टीम लीडर बन गए थे, स्कूल हेड बन गए थे, मैं फॉलोअर था। तो मेरे को ये बड़ी बात अजीब सी चुभी कि यार मेरे से कम उम्र के बच्चे मुझे लीड कर रहे हैं, मेरे से कम क्लास में होने वाले बच्चे आगे खड़े हैं और मैं पीछे खड़ा हूँ। उस दिन बड़ा ही सेल्फ क्रिटिसिज्म का एक दौर चला मेरे मन में। छोटा सा बच्चा ये फील कर रहा है कि यार मैं पीछे हूँ, दूसरे आगे हैं। ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा था मैं कि नहीं नहीं यार उन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया था तो वो आगे निकल गए। जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ क्रिटिसिज्म की जरूरत है। यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है, हकीकत को देखने की बात है। अगर सत्य को देखा तो शायद चीज अच्छी लगेगी। तो मैंने सत्य को महसूस किया कि हाँ मैं अभी के लिए पीछे हूं। उसको एक्सेप्ट करते ही मेरी दूसरी लाइन आई कि अब मुझे आगे बढ़ना है। तो 1 साल मैंने स्काउट एंड गाइड में काफ़ी अच्छी से मेहनत करी, और जब मैं अपनी 9th क्लास में आया तो मुझे सेलेक्ट करा गया स्काउट गाइड के स्टेट लेवल के कंपटीशन के लिए। वहाँ पर मैं 2 गेम्स में गया, और वहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस के देखते हुए आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल जिसको कि गवर्नर पुरस्कार या कहा जाए राज्यपाल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया। ये मेरी जो है एक और अचीवमेंट हुई थी जिसमें मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अगर आप कायदे से सोचें उसके बारे में, मतलब पहले अपने बारे में सोचें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, आपको ये रियलाइज़ हो जाए मैं कहाँ खड़ा हूँ और कहाँ मुझे पहुँचना है, तो ये एनालिसिस अगर आप कर पा रहे हैं तो आप पक्का पहुँच जाएंगे। फिर ये जो जीतने की जिद है, जीतने की कहा जाए एक आदत है, इसने अपने आप पनपना शुरू कर दिया। समहाउ एक ऐसा माइंडसेट बनने लगा जिसमें कि मुझे कभी भी अपने आप को पीछे खड़ा देखना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, और मुझे निरंतर अपने गोल के प्रति काम करने में एक अलग मज़ा आने लग गया, एक अलग किक मिलने लग गई। फिर कुछ बहुत समय तक कुछ ज़्यादा खास चुभा नहीं, कुछ लगा नहीं, तो कुछ खास बहुत ज़्यादा हुआ भी नहीं। 10वीं 12वीं भी अच्छे ठीक ठाक नंबरों से पास करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। जब मेरा फाइनल ईयर हो गया, मेरे को 2-3 प्लेस प्राइवेट सेक्टर में MNCs में नौकरी लग गई, तो घर में चर्चा होती थी, बातें होती थी कि भाई क्या करना है आगे। तो बातों में एक दिन घर वाले बोले कि यार शर्मा जी का लड़का ये करता है, वर्मा जी का वहाँ अधिकारी है, और श्रीवास्तव जी का बच्चा जो है वो देते को बचपन से 95% मार्क्स लेते हुए आते हैं। तो बड़ा ही मतलब एक अलग ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं उनकी बातों से कि मैं कंसिडरेशन में खास हूँ नहीं, उनको खासा उम्मीद है नहीं मुझसे। ऐसा है कि ठीक है चलो अब नौकरी वोकरी लग गई है और अपना जो करेगा अब कर लेगा, नॉर्मल बच्चा है, एवरेज बच्चा है। तो मेरे को ये बात जो है बड़ा क्या कहा जाए अजीब लगी कि यार घर वालों को तो उम्मीद होनी ही चाहिए, बाकी किसी को हो ना हो। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी चीज़ करी जाए जिससे मैं भी अपने आप पे प्राउड फील कर सकूं और घर वाले भी मुझ पे प्राउड फील करें, और कहीं ना कहीं वो चाहत कि मेरा भी नाम ऐसे लिया जाए, हालांकि अब वो चाहत नहीं है लेकिन तब रही थी कि वो ऐसे मेरा भी नाम लिया जाए और मेरे घर वाले मुझे भी ऐसे कंसिडर करें, जो कि उस समय मुझे लग रहा था कि उन्हें शायद खास उम्मीद मुझसे नहीं थी। तो उसके लिए फिर आई डिसाइडेड कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करूँगा। लेकिन जैसे ही सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करें, थोड़े ही समय में चीज़ें पाइलअप होने लग गई। सुबह सुबह हिंदू आने लग गया, हिंदू 2-3 घंटे में ख़त्म होता तो मैगजीन स्टार्ट करने लग गए। फिर ऑप्शनल के नोट्स पाइलअप होने लग गए। फिर पता लग रहा है GS को पढ़ना है, GS की तमाम प्रीलिम्स के लिए किताबें हैं, मेंस के लिए मटेरियल है। इट वॉज एन अनएंडिंग थिंग, मतलब डेली बेसिस पर आप कितना भी काम करो खत्म ही नहीं हो रही है चीज़ें। और इतना सारी मटेरियल देख करके एक ऐसे महसूस हुआ जैसे कि मैं अभी तक तो स्विमिंग पूल में तैर रहा था और सडनली मेरे को ओशन में लेकर के डाल दिया गया, समुद्र में हूं मैं और दूर दूर तक कहीं धरती का नामो निशान नहीं है। तो मुझे लगा यार ऐसे चलेगा नहीं काम, आप कहीं टापू ढूंढो और थोड़ी सांस लो बैठ करके। तो मेरे को वो टापू CAPF के रूप में देखा। CAPF एक बहुत बढ़िया एग्जाम है जिसका पैटर्न ऑलमोस्ट सिविल सर्विसेज जैसा ही है, और उसमें आपको भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्य करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो मैंने CAPF का एग्जाम दिया पहले,
और मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन मैं फेल हो गया। ये फेलियर जो है अभी तक अगर पूरी ज़िंदगी की जो है सुइयों जैसा चुभा था, तो ये अकेला फेलियर जो है तीर की तरह चुभा। मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम धक्का लगा और चैलेंज की तरह लेने वाली चीज़ थी सिविल सर्विसेज, और ये तो बहुत मतलब जो उससे जस्ट पहले वाली चीज़ है उस पर रुक गए तुम। तो कहाँ सिविल सर्विसेज का सोच रहे हो? तो अपना सेल्फ एनालिसिस जो चल रहा था वो इतना इतना ज़्यादा गंभीर था कि मुझे नींद ही नहीं आई। दिमाग में विचारों की बॉम्बार्डमेंट हो गई, इतने विचार कि नींद का तो नामो निशान भूल ही जाइए। रात में कहीं रिजल्ट आया था और मैं सुबह तक सोया ही नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई। और फिर कहीं 10-12 घंटे की जुफ्तजू के बाद मैंने एक प्लान बनाया। ये प्लान आने वाले 1-1.5 साल तक चलने वाला था, जिसमें कि 2 मेजर गोल थे। फर्स्ट, CAPF को क्लियर करना है, जो अधूरा काम रह गया उसको पूरा करना है, और दूसरा सिविल सर्विसेज को क्लियर करना है। अभी तक मैंने सिविल सर्विसेज का कोई अटेम्प्ट नहीं लिया था। तो CAPF की बारी आती है, मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करा। अगर मैं अपने फेलियर को जस्टिफाई करता तो शायद ये आग ना पनपती। फेलियर को जस्टिफाई करने की जो एक गंदी आदत है, ये शायद बहुत पहले ही निकल गई, और ये निकल जानी भी चाहिए, क्योंकि ये आपको हमेशा डिरेल कर देती है आपके पाथ से। आप जस्टिफाई करने लगते हैं हर चीज़ को। आप कहते हो अरे ठीक है ना यार, वो भी तो फेल हुआ है, मेरा वो वाला दोस्त भी तो फेल हुआ है। मैंने अपने दोस्तों को थोड़ा सा दूर करा अपने से, थोड़े सोशल सर्कल को रिस्ट्रिक्ट करा, अपनी चीज़ों को बड़ा यूनिफॉर्म कर लिया। जैसे कि मैं अपने खाने में शाम को खिचड़ी ही खाता था इनवेरिएबली। मैंने अपने बालों को काट दिया, मैं गंजा ही रहने लगा। मेरे टी-शर्ट्स 5-6 ही थे जिनको मैं रिपीटेड पहनता था। मतलब हर चीज़ यूनिफॉर्म कर दी, जिससे कि मेरे को कम से कम इन पे फोकस करना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बड़े घंटे बचा लिए अपने जीवन के, नहीं। इससे ये हुआ कि मेरा मेंटल स्पेस कम हो गया। इन चीज़ों के लिए जो मेंटल स्पेस जा रहा था, मेरे को ये डिसाइड नहीं करना पड़ता था कि मैं क्या पहनूंगा, बाल कटेंगे नहीं कटे हैं, मैं दिख कैसा रहा हूँ, या मेरे को क्या खाना है, मेरे को सब्जी क्या लानी है। ये सब मेरे को, ये डिसीजंस जो मेरे को लेने पड़ते हैं, जो मेरे मेमोरी का स्पेस खाते, ये अब है ही नहीं। टाइम मेरा कितना बचा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटल स्पेस बहुत बचा। जो मेरा मेंटल स्पेस है वो इसी चीज़ पे बस फोकस कर रहा था कि मैं क्या पढ़ के आया हूँ और मेरे को अभी क्या पढ़ना है। दैट वॉज द ओनली फोकस। CAPF की तैयारी स्टार्ट करी, मैंने CAPF का रिटर्न दिया। भगवान की कृपा से मेरा रिटर्न क्लियर हुआ। रिटर्न क्लियर होते ही पता लगा कि इसमें अब फिजिकल है, जिसमें कि कुछ सेकंड्स में आपको एक दौड़, 2 टाइप की दौड़ है जो पर्टिकुलर टाइम लिमिट में करनी है, और एक वेट का बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि अब इतने दिनों तक पढ़ाई कर रहे थे, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं थी, तो बैठे बैठे बड़ा वेट हो गया 85 kgs, और जो चाहिए था दैट वाज 73 kgs, जो मेरे BMI के लिए चाहिए था। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आया वो यही था कि वेट कम करना है और फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ाना है। अब फिजिकल एंड्योरेंस के लिए और वेट के लिए, दोनों के लिए एक ही तरीका था कि मैं डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करूं। जब मैं पहले दिन दौड़ के आया तो मुझे लगा बॉस ये नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है, कैसे हो पाएगा। देन अगेन प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाई, 40 दिन का एक प्लान बनाया, जिसमें मैं डेली 5:30 बजे उठ करके दौड़ने निकल जाऊंगा, 5-6 किलोमीटर दौड़ूंगा, आऊँगा, रेस्ट करूँगा, फिर पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई क्योंकि अभी सिविल सर्विसेज भी देना है आगे, और फिर शाम को 5-5:30 बजे के आसपास फिर दौड़ने निकल जाऊँगा 5-6 किलोमीटर। जब तक प्राण ऑलमोस्ट गले तक ना आ जाए तब तक दौड़ते रहूँगा। ये करने की कोशिश करी, तो ऑन द फाइनल डे ऑफ माई फिजिकल मेरा वेट आया 73 की बजाय 71 kg, मतलब तकरीबन 14 किलो के आसपास मैंने वज़न कम करा 40 दिनों में। और मेरा जो अपना फिजिकल एंड्योरेंस की जहाँ तक बात है, तो मैं टॉप 2-3 में था जो फिजिकल हुआ था दौड़ और लॉन्ग जंप का। इंटरव्यू हुआ एंड देन आई क्लियर्ड CAPF। मेरा पहला टारगेट पूरा हो गया, जो कि प्लानिंग के 1 ही साल में हो गया। अब बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि अब आने वाले 5-6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इन्हीं में मेरा सिविल सर्विस का प्री और मेंस होना था। लेकिन जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली में बच्चा अधिकारी बन जाता है, तो खुशी की लहरें दौड़ पड़ती हैं। मतलब नौकरी, सरकारी नौकरी मिडिल क्लास फैमिली के लिए भगवान के आशीर्वाद से थोड़ी सी ही कम है, बस भगवान ने आपके ऊपर कृपा कर दी है। अब तो सभी लोगों के फोन्स आने लग गए, सभी लोग बड़े ही उत्साह में थे, मैं भी बहुत खुश था, और इन्हीं चीज़ों में कहीं 4-5-6 दिन बीत गए, तो अगेन मुझे अपनी पुरानी बातें याद आई कि फिर गड़बड़ कर रहे हो गुरु, ये नहीं करना है। मेरे को महसूस हो रहा था कि यस, अभी आधा काम हुआ है, अभी सिविल सर्विसेज बाकी है। सिविल सर्विसेज में सिर्फ 1.5 महीना बाकी था, प्रीलिम्स 1.5 महीने बाद था,
और मैं जो अपने 4-5 दिन बर्बाद कर चुका था, उसे सडनली रियलाइज़ हुआ कि क्या कर रहा हूँ यार, ऐसे थोड़े होगा। आप अगर किसी हाईवे पे जा रहे हों और आपको मान लीजिए किसी ढाबे पे मज़ा आने लग जाए और वहाँ पर जो है रुकने की व्यवस्था भी हो, तो आप वहाँ खाना खा के रुकने नहीं लगते हैं, आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं। तो मैं रुकने लगा। उस चीज़ ने बड़ा सोचवाया कि अरे यार ये क्या कर रहे हो भाई। देन अगेन आई केम बैक, स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज मोड में बड़ा ही एक स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनाई, दैट वाज स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या था? आपको पता होना चाहिए आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, तो आप फिर एनालिसिस करके पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप ऐसे ही पढ़ते हैं बस। मेरे को पता था मेरा सी सेट थोड़ा स्ट्रांग है, उस समय सी सेट जो है वो मार्क्स में इंक्लूड होता था, प्रीलिम्स के मार्क्स में। तो सी सेट मेरा स्ट्रांग था, मैंने उसको सबसे पहले ख़त्म किया। देन आई एनालाइज्ड कि भाई मेरा प्रीलिम्स में कौन कौन से पोर्शन है। पॉलिटी मेरा ठीक था, हिस्ट्री मेरा ठीक था, ज्योग्राफी उस समय में मैपिंग के कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत आते थे, वो मेरा ठीक था, तो वो मैंने सबसे पहले ख़त्म करे। इसके बाद वो वाले टॉपिक्स पढ़े जो कि कम आते थे और उनके साथ उनको टेस्ट सीरीज से ऑगमेंट करा। टेस्ट सीरीज उठाई मार्केट से, फोटोस्टैट मिल जाती हैं, उनको लिया और उनको खूब सॉल्व करा, कई हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व करे और उनको जो जो पॉइंट्स जहाँ वहाँ से मिलते थे उनको मैं अपने नोट्स में ऑगमेंट कर लेता था, ऐड कर लेता था। और प्रीलिम्स को स्ट्रेंथन करा, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया। अब बारी थी मेंस की, लेकिन मेंस में मोड एकदम अलग था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी वीक थी, लेकिन क्योंकि मेरे को पता था कि वो मेरी कमज़ोरी है और मैं उस पर निरंतर काम इस दौरान में कर रहा था, तो मैं अब तक मेंस इंग्लिश मीडियम में देने लायक हो गया था। तो मैंने इंग्लिश मीडियम ही मेरा मीडियम है और मैंने मेंस उसी में दिया। लेकिन अगेन जब आप किसी चीज़ की ज़िद पकड़ लेते हैं और जीतने की आपको मतलब आदत लग गई है, तो आपको जीतना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो मेरे को अपने एक मित्र की बड़ी अच्छी आदत लगती थी कि वो मेंस के दौरान क्या करता था कि पेन इकट्ठे करके रख लेता था। मैंने भी वही आदत रखी। तो मैं जैसे ही कोई भी कितना भी लिखा, उस सारे पेन्स को मैं इकट्ठा करता गया। शुरुआत में जब टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करा तो कुछ हज़ार बच्चों में मैं टॉप, नीचे से तीसरे चौथे में महसूस होता था कि स्टार्टिंग वहीं से थी, पहले टेस्ट से, क्योंकि पहली बार ही लिख रहे थे उस तरीके से कि 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना है। लेकिन जब अंत हुआ तो आई वॉज अमंग द टॉप 3 ऑफ टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तो और मैं अभी भी वो पेन अपने साथ रखता हूँ जो मैंने उस दौरान में लिखे थे। करीबन 100-125 पेन वो हैं जो प्रीलिम्स और मेंस के दौरान में मैंने लिखे। तो वो पेन से बड़ा मोटिवेशन मिलता था हर बार देख करके कि देखो हम कितना कर आए हैं, कितने आगे आ गए हैं। मेरे मेंस में खूब अच्छे ठीक ठीक नंबर आए, कट ऑफ से काफ़ी ऊपर नंबर आए। अब बारी थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए एकदम डिफरेंट मोड है, क्योंकि आप मेंस में एक लाइन जो आपसे पूछी गई उस पर आपको 200 शब्द लिखने हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपको एक लाइन पूछी गई और उसे 40 सेकंड में हद से हद 40-50 वर्ड्स में कंसाइजली बोलना है, with the right expression and with the right thinking. That was altogether a different ball game. पहला मॉक इंटरव्यू हुआ, टोटल बाउंसर। उन लोगों ने इतने क्वेश्चन दागे मेरे ऊपर और जितने क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं मेंस मोड में था, तो मुझे लग रहा था ये सारे बॉल्स जो जा रहे हैं खाली, जिन पर रन नहीं मार पा रहा हूँ, अब ये मेरा स्कोर कार्ड नीचे लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरव्यू इज ऑलटुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। अगर मान भी लीजिए कि आपसे 50 क्वेश्चन टोटल पूछे गए और आपने 25 पे कहा आई डोंट नो, या मेरे को कम आता है, या अभी याद नहीं आ रहा है, या फिर उत्तर नहीं दिया कुल मिला के, तो भी आपके श्योरिटी नहीं है कि आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है आप तब भी बहुत अच्छे मार्क्स ले जाएं, क्योंकि मैटर ये करता है जो आपने अटेम्प्ट करा वो कितना अच्छा था। तो इट इज़ लाइक अ टेस्ट मैच, इट इज़ नॉट अ T20, लिमिटेड बॉल नहीं है। तो इंटरव्यू में 40-50 सेकंड का जो स्लॉट है उसमें आप कॉन्सेप्ट को कैसे समझा देते हैं, वो बहुत ज़रूरी था। वो सीखा और इंटरव्यू दिया एंड आई कुड क्लियर माय सिविल सर्विसेज इन माय वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। ये पूरी 1.5-2 साल की जो स्ट्रेटजी थी, ये पूरी तरीके से कामयाब हुई। सिविल सर्विसेज क्लियर करने के बाद में मैंने अपनी पूरी जर्नी को जब एनालाइज करता हूँ, तो मैंने ये सीखा कि हर चैलेंज ने, हर एक जीवन के इंस्टांस ने कुछ ना कुछ सिखाया। जैसे वो 50 पैसे का फ़ाइन, वो मेरे को ये सिखा गया कि अंग्रेज़ी कितनी ज़रूरी है। अंग्रेज़ी अगर नहीं आएगी तो भविष्य में बहुत दिक्कतें आएंगी।
उस लड़के की स्टेटमेंट ने ये दिखा दिया कि भैया उस आर्ट में महारत हासिल करो जिस आर्ट में लोग घमंड करते हैं। उस इंस्टांस ने जहाँ पर कि मेरे को कम उम्र के बच्चों को फॉलो करना पड़ेगा, मुझे ये सिखा दिया कि भाई अगर तुम सही उम्र से काम नहीं करोगे तो आपको हमेशा पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा। सही समय पर सही काम कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इतना बोला हूँ तो एक पोएम भी बोल ही देता हूँ जो मैंने खुद लिखी थी उसी दौरान में। लड़ खुद से तभी तो कुछ मिलेगा तुझे, नहीं तो ज़िंदगी भर कहेगा यही कि क्या हुआ था मुझे। सीखा है ये मैंने इसी दुनिया से, हर उस बादल चींटी और चिड़िया से, जो कभी ना थकते कभी ना थमते, सब चलते अपनी गति से और पा लेते मंजिल अपनी। लड़ खुद से तभी तो कहीं पहुंच पाएगा, नहीं तो तुझे समाज में सम्मान नहीं मिल पाएगा। लड़ खुद से तभी तो कहीं पहुंच पाएगा, नहीं तो तुझे समाज में सम्मान नहीं मिल पाएगा। लड़ खुद से नहीं तो मिट जाएगी हस्ती तेरी, लड़ खुद से नहीं तो मिट जाएगी हस्ती तेरी। अरे मिट्टी से बना है तू, उसी में मिल जाएगा। अरे ज़रा मिले तो सही तुझे मंजिल तेरी, अरे ज़रा मिले तो सही तुझे मंजिल तेरी। फिर देख ये दर्द कभी याद भी ना आएगा, ये दर्द कभी याद भी ना आएगा। धन्यवाद। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। So first of all, I would like to thank Josh Skill who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.